दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सीए यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले के 2 वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हमने बहुत से सवालों का जवाब दिया था। जैसे किसको किसको ये हॉलमार्किंग रेगुलेशंस अप्लाई करता है, किसको एग्जेम्पशंस दिया है, क्या वाइट गोल्ड पे हॉलमार्किंग लगता है, ऐसे कई सवालों के जवाब दिए। अभी इसी सवालों का जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी सोने के साथ कोई और मेटल मिक्स कर दिया तो उसके ऊपर क्या हॉलमार्किंग अप्लाई होगा? क्वेश्चन 25 ये बोलता है, तो बोलते हैं हाँ अप्लाई होगा। उसके बाद अब फ़िलहाल मार्केट में कोई ज्वेलर सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट बेच सकता है। इसके अलावा 20, 23 और 24 कैरेट के लिए गवर्नमेंट अलाउ करेगा। वो अमेंडमेंट अभी आना बाकी है, आने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चीज़ पर। उसके बाद हम अभी आगे के सवाल को लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे कि अभी ज्वेलर है, वो किसी चीज़ को हॉलमार्क कराने के लिए टेस्टिंग सेंटर के पास गया। टेस्टिंग सेंटर हॉलमार्क करने के बाद उस आइटम को ज्वेलर को देगा, उसके साथ एक डिलीवरी चालान देगा जिसमें वो डिटेल्स मेंशन करेगा, उसके दुकान का नाम और एड्रेस, ज्वेलर का नाम और एड्रेस, कौन कौन सा आइटम दिया था और क्या क्या हॉलमार्क पास किया था, उस आइटम का वेट क्या है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 27 ये बोलता है कि अभी ज्वेलर बोला है कि 22 कैरेट का हॉलमार्क पास करके दे, पर वो आइटम उतने कैरेट का नहीं है, कम है। तो उस केस में टेस्टिंग सेंटर को उस आइटम को ज्वेलर को रिटर्न करना है। उसके बाद देखते हैं, और कम टच का आ गया उससे आइटम तो वापस से सेम रिटर्न करना है। और ज्वेलर ने सपोज 10 आइटम दिए हैं, 10 मतलब 22 कैरेट का नहीं है, उससे कम का है, तो टेस्टिंग सेंटर सारे 10 आइटम ज्वेलर को रिटर्न करेगा बाय मेंशनिंग इन डिलीवरी चालान। फिर यहाँ पे 29 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मेंशन किया है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। 30th क्वेश्चन ये बोलता है कि हाँ अभी एक 10 आइटम में 10 का सेट दिया था मैंने पूरा हॉलमार्क मारने के लिए, 10 आइटम 22 कैरेट का नहीं है, उससे कम क्या है, तो टेस्टिंग सेंटर वो सारे 10 आइटम वापस कर देगा ज्वेलर को। एक कॉर्नेट लीफ आता है जो हॉलमार्क्ड आइटम के साथ ही वापस ज्वेलर को देना पड़ता है टेस्टिंग सेंटर से। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 32 क्वेश्चन 32 जहाँ पे आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और आप हॉलमार्क सर्टिफाइड आइटम बेचना चाहते हो, तो क्या आप बेच सकते हो? तो वो बोलते हैं आप बेच तो सकते हैं, बट यू हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम BIS। यहाँ पे लास्ट लाइन अगर देखोगे तो वो बोलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अभी हम देखेंगे कि जो जो डिस्ट्रिक्ट्स को ये मैंडेटरी हॉलमार्क रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, क्या वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकते हैं? तो यहाँ पे बोला है हाँ तुम बेच तो सकते हो, पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा BIS से। फर्दर क्वेश्चन नंबर 32 ये बोलता है कि अभी ये जो स्कीम है ना मैंडेटरी हॉलमार्किंग रेगुलेशंस का, वो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एट द बिगनिंग इन फेज़ 1 दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम फॉर 256 डिस्ट्रिक्ट्स। 256 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये स्कीम अप्लीकेबल होगा। उस डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वाया गवर्नमेंट रिलीज PDF, सो प्लीज़ डू रेफर दैट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी एक हॉलमार्क आपने लगा तो दिया, तो गलती पाई गई तो कौन कौन लायबल होगा? एक तो जिसके टेस्टिंग सेंटर और जिसके नाम से वो हॉलमार्क लगा है वो, और सेकंड अगर रिटेलर कस्टमर को भेज रहा है तो रिटेलर कस्टमर को भरपाई करेगा और रिटेलर और होलसेलर लायबल रहेगा, मतलब इस चीज़ के लिए ये बोला गया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ पे बोलता है कि जो BIS का मार्क्स है उसके अलावा क्या ज्वेलर अपना खुद का मार्क लगा सकता है? तो उन्होंने बोला है कि हाँ आप लगा तो सकते हो। तो इसके लिए एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हॉलमार्क लगता है। कि एक BIS का स्टैंडर्ड मार्क लगेगा, कैरेक्टर एंड फिटनेस का एक मार्क लगेगा और 6 डिजिट का UID नंबर एक लगेगा। इसके अलावा ज्वेलर और मैन्युफैक्चरर अपना खुद का एक मार्क भी डाल सकता है। फिर नेक्स्ट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं कवर करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि BIS का कोई आदमी आ गया और आपसे वो डेटा पूछ रहा है या फिर ज्वेलरी आइटम पूछ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ज्वेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो अभी क्वेश्चन नंबर 37 से वो स्टैंडर्ड फेज़ वाला कवर होगा। तो यहाँ पे अभी कोई BIS का आदमी आ गया है तो फर्स्ट चीज़ आप उनसे उसका ID पूछो कि सर आपका ID बताओ। उसके बाद वो बोलेंगे आपको सर ये आइटम दे दो, मुझे टेस्टिंग करानी है, तो उसको दे देना बस, वो टेस्टिंग करा के आपको रिजल्ट्स बोल देगा। अभी समझते हैं कि कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है BIS, मतलब तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब कोई अगर इसके बाद एक बार हमको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रेगुलरली हमको BIS को डेटा सबमिट करना पड़ता है कि हमने ये नंबर का डेटा
सेल्स किया है, इतना सेल्स किया है, सब इतना परचेज़ किया है, इन सब का अगर उस डेटा में कोई गलती निकली या फिर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो आपने फॉलो नहीं किए और 22 कैरेट का माल बोल रहे हो पर वो 22 कैरेट का माल है नहीं, उससे कम का है, फिर आप BIS के आदमी के साथ उनसे बर्ताव अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो या उनसे गलत बर्ताव कर रहे हो या फिर आप कोई अनयूजुअल माल प्रैक्टिस में एंगेज कर रहे हो तो उस केसेस में BIS आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे कैंसिल कैसे करेगा? फर्स्ट पहले तो BIS एक नोटिस इशू करेगा जहाँ पे वो मेंशन करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन में क्यों कैंसिल ना करो और रीजंस मेंशन करेगा और उस नोटिस का रिप्लाई अपन को 14 दिन के अंदर देना है। उसके बेसिस पे आगे प्रोसीडिंग्स कैरी की जाएंगी। इसके अलावा अगर उन्होंने कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर दिया तो आप किसके पास जाओगे? BIS तो कैंसिल कर दिया तो उन्होंने बोला है आप डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो इनके पास आप जाके अपील कर सकते हो। बस इसमें यही बात बोली गई है। तो ज्वेलर को वापस से सेम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया कि ज्वेलर को कौन कौन से केस में फ़ाइन लगेगी। वो बोल रहे हैं फ़ाइन लगेगी, पहले तो जेल में लग सकता है या तो पैसों में लग सकता है या दोनों में लग सकता है। जेल में है तो अप टू 1 साल की जेल और अगर पैसों में लगेगी तो मिनिमम 1 लाख टू 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ आर्टिकल या फिर दोनों। इसके अलावा अगर आप वो आर्टिकल का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपका पिछले साल का जितना प्रोडक्शन था ना वो लिया जाएगा, वैल्यू मतलब उसका वैल्यू लिया जाएगा। और BIS कस्टमर को कितनी भरपाई करनी पड़ेगी? 2 टाइम्स द प्योरिटी प्लस हॉलमार्किंग चार्जेस, इतना। तो यहाँ पे वापस से सेम बात रिपीट की जा रही है कि अगर आप BIS के ऑर्डर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो तो आप DG के पास जा सकते हो और उनके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो वापस कोर्ट के पास जा सकते हो और ये प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जाएंगी ऐसे ही। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जहाँ पे ये बोला गया है क्या टेस्टिंग सेंटर और ज्वेलर दोनों रिस्पॉन्सिबल है कोई अगर फेलियर हुआ तो वो बोलते हैं हाँ दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने प्योरिटी इतना मेंशन किया उतना नहीं है तो दोनों आप रिस्पॉन्सिबल हो। फिर ज्वेलर जाता है टेस्टिंग सेंटर के पास और वो बोलते हैं कि हाँ सर इसका हॉलमार्क कराओ, तो टेस्टिंग सेंटर रेफ्यूज़ तो नहीं कर सकता है कि मैं नहीं करूँगा बोल के। इसके अलावा वो ये बोल सकता है कि हाँ सर टाइम लगेगा, ये बात गवर्नमेंट बोलता है हाँ तुम बोल सकते हो पर तुम रेफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। अभी कोई मैंने ज्वेलरी इंपोर्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 45 हम ये देखते हैं कोई इंपोर्टेड ज्वेलरी है जो ऑलरेडी उसके ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ है तो क्या हमको उसके ऊपर वापस से हॉलमार्क लगाना पड़ेगा? तो बोलते हैं हाँ आपको वापस से उसके ऊपर हॉलमार्क लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये टेस्टिंग सेंटर और ऑफसाइट सेंटर में दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब ऑफसाइट सेंटर टेस्टिंग सेंटर का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह है, मतलब उसका ब्रांच ऑफिस की तरह। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 जहाँ पे बोलता है कि जो ब्रांच है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, मतलब उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सेम बोल रहे जितना भी जैसा भी टेस्टिंग सेंटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो यहाँ पे हाँ फिर गवर्नमेंट ने और एक बोला है कि आप मैक्सिमम 5 टेस्टिंग सेंटर विथ फायर एसेइंग का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ आप सेटअप कर सकते हो। उससे ज़्यादा करना हो तो अलाउड नहीं है एज़ पर रेगुलेशन, बट हाउएवर यू कैन ऑलवेज मेक अ रिक्वेस्ट। अभी मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ जहाँ पे अगर आप टेस्टिंग सेंटर सेटअप करते हो तो उस सेटअप कॉस्ट का 75% तक का कॉस्ट जो भी आपका कॉस्ट लगा है उसका सब्सिडी मिल सकता है गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट का स्कीम है जिसका हमको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए बाय सेटिंग अप टेस्टिंग सेंटर्स। और ये ऑडिट कब करेंगे टेस्टिंग सेंटर का? BIS के आदमी हर 3 साल में मिनिमम 2 बार आके टेस्ट करेंगे इन टेस्टिंग सेंटर्स को। और फिर बोला गया कंपाउंडिंग, जहाँ पर भी मतलब अगर आपका कोई भी जेल का ये नहीं है, कोई भी पनिशमेंट ऐसी है जहाँ पे जेल नहीं है तो उस केसेस में आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और वो आपको रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे ये दोनों सवाल उसके रिलेटेड ही है। बस यहाँ पे हमने मैंडेटरी FAQ जितने भी थे हमने सारे कवर कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों का जवाब मिला है। और भी आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमको हमारे email ID पे लिख सकते हैं जो अपना CA2021@gmail.com है। रजिस्ट्रेशन में कोई मदद चाहिए तो हम उसे लिख सकते हैं और या कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए।